वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। आज के लेक्चर में हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन सीखेंगे। अभी तक हमने जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन सीखा और उसके बाद हमने कुछ विशेष फॉर्म्स ऑफ लाइन सीखे जो कि सब कॉमन सेंस की बातें थीं, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। आज हम एक और कॉमन सेंसिकल चीज़ सीखेंगे विच इज़ दी पैरामीट्रिक फॉर्म। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन किसी भी कर्व का दिया जा सकता है या उससे भी जनरल चीज़ों का दिया जा सकता है। हम कर्व्स पर फोकस करेंगे। कर्व्स क्या होते हैं मैं डिफाइन भी नहीं करना चाहता। सिंपल सी एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल है जो प्लेन में मूव कर रहा है किसी तरीके से, और उसका जो कर्व है या उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो हम उसका विवरण हम देना चाहते हैं कि किस समय के किस बिंदु पर वो कहाँ पर था। तो उसका जो सरलतम तरीका है वो ये है कि उसका टाइम t पर x कोऑर्डिनेट बता दिया जाए और y कोऑर्डिनेट बता दिया जाए, तो हम हर समय पर वो कहाँ है ये बता सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। एक पार्टिकल है जो टाइम t पर उसका x कोऑर्डिनेट है t और y कोऑर्डिनेट इज t², और t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो यहाँ मैंने बनाई हुई है। टाइम 0 पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो टाइम 0 पर पार्टिकल यहाँ है, और जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएंगे पार्टिकल इस कर्व पर चलता जाएगा, ये पैराबोलिक शेप पर, और अगर टाइम को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो वो इधर जाएगा। तो जो ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की वो तो ये है, इसमें समय की कोई मतलब इसमें जो समय है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसमें केवल उसकी ट्रेजेक्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। पार्टिकल के समय पर कहाँ था ये इस ट्रेजेक्ट्री में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। इस डिस्क्रिप्शन में समय मतलब अगर ये जो पैरामीटर है इसको पैरामीटर बोलते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन में समय भी आ रहा है कि किस समय पर पार्टिकल कहाँ था। पर अगर केवल पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री देखें, और ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं है बस ये सेट है, ये सेट है पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री। किसी भी समय पर पार्टिकल इस बिंदु पर है, इस पॉइंट पर है कार्टेशियन प्लेन के, राइट। सो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो xt is defined this way and yt is defined that way. This is for all time in real numbers. So this is for all t in r. और यहाँ पर एक एनिमेशन है जो उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को दिखा रहा है, ये रेड कलर में जो पॉइंट है, राइट। सो मे बी दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अगर 0 रखें यहाँ पे तो हाँ, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 7 जो कि यहाँ दिख रहा है 7, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो करेक्ट। तो दिस इज़ वेयर द पार्टिकल इज एट टाइम 0 और फिर वो मूव कर रहा है स्टार शेप के एक फिगर में। ठीक है, और वो ऐसे हो रहा है कि एक सर्कुलर व्हील है, डिस्क है, जिस पे एक रॉड के माध्यम से एक पार्टिकल चिपका दिया गया है, और ये सर्कुलर डिस्क इस पे रोल कर रही है अंदर की तरफ। वो तो दिख ही रहा है फिगर में। सो दिस इज़ द पैरामीट्रिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्टार शेप्ड फिगर कि किस समय पर पार्टिकल कहाँ, और ये बहुत ही आसान है चीज़ों को इस माध्यम से डिस्क्राइब करना। और हाँ, बस यही है पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन, धीरे धीरे और हम समझेंगे। तो क्या हम लाइंस का पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारी लाइन है, ये हमारी यूजुअल डिस्क्रिप्शन y - x इज़ 0, जो कि हम कई बार बोल चुके हैं। वास्तव में जब ये लिखा होता है तो हम कहना ये चाह रहे होते हैं those points in the plane which satisfy this equation। जब ये लिखा गया है तो वास्तव में ये लिखा गया है, ये सेट, और वो सेट अगर हम स्केच करें तो ऐसा बनेगा। क्या हम इसको पैरामीट्रिकली बता सकते हैं? क्या हम कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके x और y को एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन वे, x ऑफ t इज t एंड y ऑफ t इज ऑल्सो t, और ये हर रियल नंबर t के लिए। तो अगर इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री नोट करेंगे, जो पार्टिकल टाइम t पर xt, yt पर है, इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री अगर हम स्केच करेंगे तो एग्जैक्टली यही ट्रेजेक्ट्री आएगी। सो दिस इज वन वे टू डिस्क्राइब दिस सेट।
Okay, this is the parametric description of this set, which is the line, which is this line. Okay, another example. ये हमारी लाइन है, क्या इसको हम पैरामीट्रिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं? बहुत आसान है. जस्ट डिफाइन एक्स टी एज टी और वाई टी इज डिफाइंड एज 4 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4. राइट, अगर x की जगह t रखा तो y की जगह फिर अपने आप इस इक्वेशन से आ रहा है कि ये होना पड़ेगा y को, तभी ये चीज़ ट्रू होगी. तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि दिस डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ फॉर ऑल रियल नंबर्स t, फॉर t इन r, पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री अगर इस तरीके से डिफाइन करी जाए तो उसकी ट्रेजेक्ट्री प्रिसाइसली यही लाइन होगी जो यहाँ से डिस्क्राइब्ड है, इस तरीके से डिस्क्राइब्ड है. राइट, एक और उदाहरण, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें y हमेशा कांस्टेंट है, 2 है. तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो है एक्स टी इज टी. दिस इज वन वे टू डिस्क्राइब एक्स टी इज टी एंड वाई टी इज 2 फॉर ऑल t. राइट, टी की जगह कुछ भी रख दें, पार्टिकल यहाँ पे होगा, इस लाइन पर होगा, और इस लाइन पर हर पॉइंट किसी न किसी टी के लिए ऑब्टेन किया जा सकता है. ऑलराइट, एक और चीज़, यहाँ पे मैंने एक अलग तरह से पैरामीटराइज किया है जानबूझ करके. ये हमारे पास लाइन है, इसका मैंने ये पैरामीटराइजेशन लिखा है, एक्स टी इज़ टैन ऑफ टी, वाई टी इज़ हाफ टैन टी प्लस 1, जहाँ पे टी मैं केवल -π/2 से π/2 में रख रहा हूँ. तो वो मेरे ऊपर है, मैं टी किस रेंज में रखता हूँ. राइट, मुझे पूरी की पूरी लाइन ट्रेस करनी है, तो मैंने कहा एक्स टी इज़ टैन टी. अगर एक्स टी इज़ टैन टी जहाँ पे टी इज़ वेरिंग बिटवीन -π/2 टू π/2, तो x varies over all real numbers. tan of things in this interval is all real numbers, right? tan का कर्व अगर हम बनाते हैं तो ऐसा बनता है, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे -π/2. ठीक है, और एक बार जब हमें xt की वैल्यू पता चल गई तो yt फिर इस तरीके से डिफाइंड है, या एक बार t की वैल्यू पता चल गई तो yt इस तरीके से डिफाइंड है, जिसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि y इज़ नथिंग बट हाफ x प्लस 1, क्योंकि tan t इज़ नथिंग बट x. ठीक है, तो इस पे विचार करें कि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो एग्जैक्टली अगर उसकी ट्रेजेक्ट्री प्लॉट करेंगे इस पार्टिकल की, जो टाइम टी पर जिसका x कोऑर्डिनेट xt होता है और टाइम टी पर y कोऑर्डिनेट yt होता है, अगर ये ट्रेजेक्ट्री हम प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली यही लाइन आएगी. राइट, अगर इसी तरीके से हमें लिखना होता तो हम ट्रेजेक्ट्री को ऐसे लिख देते कि xt इज t एंड yt इज t/2 plus या half t plus 1, where t varies over all real numbers. This is also a parametric description of this line. तो पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन कोई यूनिक नहीं होता है, कई अलग अलग तरीके से पैरामीटराइज किया जा सकता है. जब इस तरह से पैरामीटराइज किया तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कैलकुलस का थोड़ा आइडिया है तो अगर इस पैरामीटराइजेशन से पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगी, पर इस पैरामीटराइजेशन से निकालेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगी. टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा होगा, मेरे ख्याल से वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल की गति बढ़ती जाएगी, वो आप देख सकते हैं. तो वो वाले जो काइनेमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, वेलोसिटी और पोजीशन, वो सब हो जाते हैं जब हम केवल ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं. तो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, जिसका कभी कभी आप उपयोग कर सकते हैं, कभी कभी नहीं. हम नहीं करेंगे, हम बस उस ट्रेजेक्ट्री को ही समझेंगे कि पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन हमें बता रहा है. ठीक है, शायद ये सब बातें थोड़ी सी अभी उतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए. जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो बात समझ में आएगी. और एक चीज़ और, की सारी चीज़ें कॉमन सेंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी जो आपको याद रखनी है. सब सारी बातें कॉमन सेंस की ही बातें हो रही हैं. ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस देखते हैं. पहला इलस्ट्रेशन, हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हैं और ये जिस तरीके से लिखा हुआ है वो थोड़ा गड़बड़ है. वास्तव में जो लिखा होना चाहिए वो ये है कि x ऑफ t इज़ दिस. अब किताब में ऐसे ही लिखा था तो मैंने ऐसे ही छाप दिया जानबूझ करके, ये दिखाने के लिए कि वो तरीका बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं है लिखने का. ऐसे लिखना चाहिए y ऑफ t इज़ दिस, और ये भी बताना चाहिए कि t किस रेंज में हम मान रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स. ये सब लिखा नहीं है सवाल में, पर लिखा होना चाहिए.
तो ये जो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले बोला गया है दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, तो पहले वो हमें देखना है कि क्या वाकई में दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, लिख तो दिया गया है। और उसके बाद पूछा गया है कि ये जो भी लाइन है इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट आपको अब तक पता ही चल गया होगा कि अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो वाई एक्सिस को एक यूनिक पॉइंट पर कट करेगी, और अगर वो पॉइंट 0, C है तो वाई इंटरसेप्ट को C बोल दिया जाता है। तो पहले सबसे हमें ये प्रूव करना है कि ये वास्तव में एक लाइन का ही पैरामीटराइजेशन है। तो वो बात बहुत सरल है, सोल्यूशन और व्हाटएवर आप खुद से सोचें हैं। तो सबसे पहले तो ये हम देख सकते हैं कि अगर वेल from here, from this equation, xt is, या rather t cube is xt minus 9, t cube is xt minus 9, और यहाँ पर t cube दिख रहा है, तो इस t cube की जगह पे मैं अगर xt minus 9 लिख दूंगा तो t एलिमिनेट हो जाएगा, केवल x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो we have yt, well since t cube is equal to xt minus 9 for all t, we have yt is equal to 3 times xt minus 9 divided by 4 plus 6, ये yt है, and therefore 4yt minus 3xt, 4yt minus 3xt, और फिर यहाँ पे 24 minus 27, so that's I think यहाँ पे प्लस 3 आना चाहिए, so this प्लस 3 is 0, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 24 और ये minus 27 which is giving minus 3, और वो यहाँ पे आके प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, so this is true for all t, and thus टाइम t पर जो पार्टिकल की पोजीशन है, this particle is on the line 4y minus 3x plus 3 equals 0 for all t। तो ये जो भी पार्टिकल है जो इस प्रकार चल रहा है वो हर समय इस लाइन पर ही है। अब प्रश्न है, क्या वो इस लाइन का हर बिंदु ट्रेस कर रहा है? जैसे जैसे t को वेरी करेंगे, क्या वो इस लाइन का हर बिंदु ट्रेस करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि x की जो भी संभव वैल्यूज़ हैं वो सब किसी ना किसी t के लिए हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि t क्यूब हर एक रियल नंबर बन सकता है। जो भी रियल नंबर हम इसे बनाना चाहें वो ये बन सकता है बाय अ सूटेबल चॉइस ऑफ t। x हर नंबर, हर रियल नंबर बनाया जा सकता है। जो भी रियल नंबर हम x को सेट करना चाहें या xt को सेट करना चाहें, एक सूटेबल t के लिए हम सेट कर सकते हैं। एक बार जब हम ये ऑब्जर्व कर लेंगे, ये बात अगर एक बार हम समझ गए, तो इट इज़ क्लियर, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, कि द पार्टिकल एक्चुअली ट्रेसेस आउट दिस एंटायर लाइन। इस रीजनिंग से हमने दिखाया कि पार्टिकल हमेशा इस लाइन पर रहता है, इस लाइन के बाहर नहीं जाता। पर एक बार ये ऑब्जर्व करें कि एक्स टी कैन टेक एनी रियल वैल्यू फॉर अ सूटेबल चॉइस ऑफ टी, आपको दिख जाएगा कि इस पूरी लाइन को वो ट्रेस करेगा। ओके, सो दिस इज इंडीड अ लाइन, these equations indeed represent a line and that line is this line। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? x को 0 डालेंगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा which is -3/4। x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी -3/4, so this is the answer। वेरी सिंपल, ठीक है, ज़रूर इस पर सोचें। और एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, दिस पैरामीटराइजेशन इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस पैरामीटराइजेशन। एक्स टी इज इक्वल टू टी प्लस 9, वाई टी इज इक्वल टू 3t/4 प्लस 6। जो पैरामीटराइजेशन प्रश्न में लिखा है और ये जो पैरामीटराइजेशन है एग्जैक्टली सेम है इन द सेंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जो ट्रेजेक्ट्री यहाँ से मिल रही है वही ट्रेजेक्ट्री यहाँ से मिलेगी, वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी। अगर किसी टाइम टी पर इस ट्रेजेक्ट्री के लिए वेलोसिटी निकाली जाए तो वो इससे अलग आएगी, पर अगर केवल ट्रेजेक्ट्री की बात करें, जो पाथ ट्रेस हो रहा है वो सेम है, वो पाथ यही है दोनों ही केसेस में। क्योंकि एज टी वेरीज इन ऑन रियल नंबर्स, टी क्यूब ऑल्सो वेरीज ऑन द एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों पैरामीटराइजेशन में। ज़रूर इस पर सोचें अगर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस बात को और समझाने के लिए मैंने अगले स्लाइड में कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हमने ऐसे डिस्क्राइब किया होता है, एक्स टी इज टी स्क्वायर प्लस 9 एंड वाई टी इज दिस थिंग,
जहाँ पे टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये कौन सा कर्व है? ये कोई लाइन नहीं है। वो बात अलग है कि यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगा कि 4y माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। जो ये पार्टिकल है हर समय इसी लाइन पर है, पर पूरी पूरी ये लाइन वो पार्टिकल ट्रेस नहीं करेगा, क्योंकि टी स्क्वायर हमेशा ही नॉन नेगेटिव है। एक्स टी कोई भी रियल वैल्यू नहीं ले सकता, एक्स टी केवल 9 या 9 से बड़ी वैल्यूज़ ले सकता है। तो उस बात को जब हम ध्यान में लेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली पार्टिकल एक रे है जो कि 9,6 से स्टार्ट हो रही है। पार्टिकल की अगर ट्रेजेक्ट्री नोट करेंगे, टाइम टी 0 पे पार्टिकल यहाँ है, और जैसे जैसे टाइम हम आगे भविष्य में ले जाएंगे या अतीत में ले जाएंगे, पार्टिकल यहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो ज़रूरी है ये बात समझना। ऑलराइट, जैसे जैसे पास से मान लें -2 से घड़ी शुरू करी तो पार्टिकल ऐसे ऐसे आएगा, धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 और फिर वो वापस ऐसे जाएगा। इस तरीके से वो पार्टिकल ट्रैवल करेगा। तो दिस इज़ नॉट द इक्वेशन और नॉट द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज़ द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रे। तो ये मैटर करता है कि कैसे पैरामीटराइज किया गया है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। वो पिछले प्रश्न में क्योंकि यहाँ क्यूब लिखा था तो फ़र्क नहीं पड़ा, पर स्क्वायर लिखते ही फ़र्क पड़ जाएगा। ऑलराइट, अगला इलस्ट्रेशन हमें दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसका कि एरिया 5 है और दो उसके वर्टेक्स हमें बता दिए गए हैं, 2,1 और 3,-2 पर हैं। ठीक है, तीसरा वर्टेक्स हमें बताया गया है इस लाइन पर है, वो तीसरा वर्टेक्स निकालना है। अब ऐसे तो पैरामीट्रिक फॉर्म वॉर्म सब में इस लेक्चर का जो मुद्दा है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, पर आप इसे खुद से सोचें, कॉमन सेंस से सोचें, भाड़ में गया पैरामीट्रिक फॉर्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये दो वर्टिसेस हमें पता है कि ट्रायंगल के हैं, तीसरा वर्टेक्स हमें बताया गया है इस लाइन पर है, और एक और जो हमें जानकारी दी गई है वो ये कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5 है। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। कोई ट्रायंगल जिसके कि दो वर्टिसेस ये हैं और एरिया 5 है, वो कैसा दिखेगा? उसका तीसरा वर्टेक्स कहाँ हो सकता है? ये जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ है, ये डिस्टेंस शायद आएगी 9 + 1 यानी कि √10। ये डिस्टेंस √10 है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यस √10, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस √10 है। तो अगर कोई तीसरा वर्टेक्स ऐसा है सच दैट ये जो एरिया है ये 5 का है, वो कब होगा? वो तब और केवल तब होगा जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सच दैट हाफ बेस इंटू हाइट इज 5, यानी हाफ ऑफ √10 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5, जिसका मतलब हो गया कि √10 यानी p इज इक्वल टू √10, राइट? दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली सेइंग दैट p इज √10। तो कौन से ऐसे वर्टिसेस हैं या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं सच दैट ये ट्राइंगल का एरिया 5 हो जाता है? वो एग्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट इज √10। तो √10 के डिस्टेंस वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो इस लाइन सेगमेंट से √10 की डिस्टेंस पर हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा मतलब ऑब्वियसली वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वो एक तो ये लाइन बनेगी जो कि √10 की दूरी पर है, और एक ये लाइन बनेगी जो कि √10 की दूरी पर है। दो लाइंस बनेंगी और हर एक लाइन के लिए एक एक सोल्यूशन आएगा। एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा और एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है दो सोल्यूशन आने चाहिए। वो ज्योमेट्री से ही तुरंत पता चल गया कि दो सोल्यूशंस आएंगे। तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स के बजाय प्रश्न में लिखा होना चाहिए फाइंड द थर्ड वर्टिसेस, ऑल द पॉसिबल थर्ड वर्टिसेस। प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से लिखा हुआ है, किताब में ऐसे ही लिखा था। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो कोई भी जो वर्टेक्स इस लाइन पर है उसको हम एक पैरामीटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंसिकल हो गया क्योंकि इतना आसान है सब कुछ यहाँ पे। जो तीसरा वर्टेक्स है हम मान लेते हैं वो p है, और p को हम ऐसे लिखेंगे, x को t अगर रखेंगे तो y इज t - 3। हर वर्टेक्स जो इस लाइन पर है या हर पॉइंट जो इस लाइन पर है उसको हम किसी ना किसी t के लिए ऐसे लिख सकते हैं। इनफैक्ट एक यूनिक t के लिए ऐसे लिख सकते हैं। हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक t ऐसा होगा सच दैट वो पॉइंट ऐसे लिखा जा सकता है। कॉमन सेंस की बात है, x की जगह t रखेंगे तो y इज t - 3। सॉरी, व्हाट एम आई राइटिंग? दिस इज t + 3, आई एम सॉरी, दिस इज t + 3। x की जगह t रखेंगे तो y इज t + 3, और अलग अलग t के लिए अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो हर एक पॉइंट जो इस लाइन पर है वो इस फॉर्म का है, और हमको दिया क्या है कि ये एरिया जो है ये 5 यूनिट्स है। तो व्हाट वी रियली नीड टू फाइंड इज ऑल द टीज। सो क्वेश्चन इज जस्ट व्हाट आर द टीज। दिस इज अ स्लाइट reframing of the question. What are the t's such that the area, now
हाफ ऑफ, जो मैं डिटर्मिनेंट की भाषा में लिखूंगा, पर आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगाना है। दिस इज इक्वल टू 5। वो कौन कौन से टी हैं जिनके लिए ये संख्या 5 के बराबर है? बस मैं बोल इतना ही रहा हूँ, वो कौन कौन से टी हैं जिनके लिए ये एरिया 5 के बराबर है। और एरिया का फॉर्मूला मैंने डिटर्मिनेंट की भाषा में लिखा है। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं पता तो जो भी आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है वो यूज़ करें। मैंने उसे लिखा था अपने एरिया वाले लेक्चर में। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम एज आस्किंग, ये जो डिटर्मिनेंट है दिस इज़ 10 विच इज़ सेइंग, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कैलकुलेशन, जहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना मैं भूल गया था ऊपर। आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो इससे आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 माइनस यानी कि +2t, या रादर +5t + 9 minus t minus 6. This is equal to 10. And this is 4t minus 4 is 10, which is two equations. 4t minus 4 is 10 and 4t minus 4 is -10. So this is same as t की एक वैल्यू आ रही है 14/4 यानी कि 7/2, और एक वैल्यू आएगी -3/2 मेरे ख्याल से, बिकॉज -6/4 इज -3/2। तो t की ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होंगे? हमें t थोड़ी निकालना था, हमें वर्टिसेस निकालने थे। तो जो दो वर्टेक्स बनेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स बनेगा वो बनेगा 7/2, 13/2, और इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा -3/2, 3/2, 3/2, t, t + 3, राइट? तो दिस इज t एंड दिस इज t + 3, दिस इज t, दिस इज t + 3। और वो जो ज्योमेट्री से हमने देखे थे कि दो सोल्यूशन आने चाहिए, दो आ भी रहे हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से आ रहे हैं। एकदम आंख बंद करके अलजेब्रा से करते तो भी हो जाता, पर ज्योमेट्री से अगर कोरिलेट करेंगे अलजेब्रा को तो बात ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो सुधार लीजिएगा। थर्ड, एक लाइन है जिसका कि जो सेगमेंट है इन दोनों लाइंस के बीच में, एक कोई लाइन है जिसका सेगमेंट इन दोनों लाइंस के बीच में इस बिंदु पर बाइसेक्ट होता है, यानी वो लाइन कम से कम इससे पास तो हो ही रही है। तो एक लाइन ऐसी है जो जिसका ये जो सेगमेंट है जो हमारी दो लाइंस के बीच में फंसा हुआ है, वो 1,5 पर बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। वो लाइन की शायद इक्वेशन ही पूछी होगी। हाँ, तो वो कौन सी लाइन है? तो थोड़ा ज्योमेट्री से फिर से सोचें कि मान लेते हैं कि अगर वो लाइन इस बिंदु से तो पास हो ही रही है, अगर इस बिंदु से पास हो रही है तो वो लाइन डिसाइड हो जाएगी, और फिर दिख रहा है फिगर से कि ये और ये बराबर नहीं है, तो ये मिड पॉइंट नहीं हो सकता इन दोनों बिंदुओं का। तो जैसे जैसे हम इसको और रोटेट करते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस घट रही है और ये डिस्टेंस बढ़ रही है कुछ समय तक, राइट? ये अभी घट रही है, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये वापस से बढ़ने लगेगी। तो ये घटते घटते एक समय ऐसा आना चाहिए जब वास्तव में दोनों बराबर हो जाए, और फिर वापस से वो दोनों अलग अलग होने लगेंगे। तो थोड़ा सा इसको एनिमेट करें दिमाग में। एकदम अगर बहुत दूर से शुरू किया होता, मान लो यहाँ से शुरू किया होता, ये लाइन हम कंजेक्चर करते कि ऐसी है, तो बिल्कुल ही ऐसी नहीं है जो जिसमें ये मिड पॉइंट बन जाए इंटरसेप्टेड सेगमेंट का, राइट? बहुत दूर से शुरू किया तो ये वाला बहुत बड़ा है, ठीक है? फिर उसको रोटेट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, एक समय पर आकर ये और ये बराबर होंगे, दिखना चाहिए। ठीक है, सब कैसे सिद्ध करें कि रादर कैसे ढूंढें वो लाइन? तो वही पैरामीट्रिक फॉर्म जो कि कॉमन सेंस है, इस पे मान लेते हैं जो भी वो लाइन है, वो एक बार मैं बना देता हूँ किसी रंग में। ऑरेंज तो अच्छा नहीं रहेगा, ब्लू रंग में एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है।
मान लेते हैं ये कोई लाइन है और वो इस लाइन पर एक बिंदु से पास हो रही है और इस पर एक बिंदु से पास हो रही है और जिसका कि मिड पॉइंट ये है। फिगर में दिख वैसा नहीं रहा है पर कोई बात नहीं। तो ये जो बिंदु है हम इसे पैरामीट्रिकली लिखेंगे। ये वाला जो है इसको हम लिखेंगे, x को t रख देंगे पैरामीटर और y विल देन ऑटोमेटिकली बी 4 + 3t/4, राइट। अगर x को t रख दिया तो y ऑटोमेटिकली ये बन गया। तो ठीक है, वो ये बिंदु है फॉर सम t, वो ये बिंदु है। और यहाँ पर सिमिलरली x को हम u रखेंगे, t नहीं रख सकते। ये किसी t के लिए ये पॉइंट है। अब सेम t हम यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ पे u बोल देते हैं x को, t के बजाय u। x को u बोल दिया तो y क्या बना, y बन गया 5u - 4। तो कोई एक t ऐसा है और कोई एक u ऐसा है सच दैट इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट 1,5 है। यानी 1,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। और मिड पॉइंट फॉर्मूला से फिर हम जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम जानते हैं कि u + t/2 इज 1 एंड 5u - 4 + 4 + 3t/4 का हाफ इज 5, राइट। अगर 1,5 मिड पॉइंट है इन दोनों का तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एंड सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। तो यहाँ से u और t दोनों आ जाएंगे क्योंकि दीज आर 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो बस वही खेल है। सो दिस इम्प्लाइज द सेकेंड इक्वेशन इज सेम एज 20u - 16 + 4 + 3t = 40। ये जो इक्वेशन है वो यही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशंस। 20u - 16 + 3t 85, हाँ ठीक है। सो दिस इज सेम एज तो 2 इक्वेशन हैं। पहली इक्वेशन ये है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस वाज इक्वेशन 2, पर वो इसके ही इक्विवेलेंट है 2 प्राइम के। तो 1 और 2 प्राइम को अगर साइमल्टेनियसली देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u इज़ 2 t। सो u को अगर 2 - t रखें, फ्रॉम 1 वी हैव u is 2 - t and thus from 2 prime we have ये आ रहा है, राइट। सो दिस इज t और फिर यहाँ से u भी आ गया बिकॉज u इज 2 - t विच इज 3046/17। t और u दोनों आ गए, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स आ गए। एक बार ये दोनों पॉइंट्स आ गए तो फिर ये इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ये नंबर्स थोड़े गंदे आ रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ठीक है। u और t मिल गए तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, फिर आप 2 पॉइंट फॉर्म बोल लीजिए या जो भी कॉमन सेंस, उससे हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है तो कॉमन सेंस ही, पर फिर भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगले लेक्चर में हम एक और अलग खास तरह का पैरामीट्रिक फॉर्म देखेंगे विच इज़ कॉल्ड द पोलर फॉर्म। All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.